केंद्रीय बजेट 2026 रजू थया बाद विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गेए जन विरोधी गणावी बजेटने फगाव्યું। केंद्रीय बजेट 2026 रजू थया बाद कांग्रेस अध्यक्ष અને રાજ્યસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે। તેમણે આ બજેટને નિરાશાજનક ગણાવતા કહ્યું હતું કે મોદી સરકાર પાસે હવે દેશના વિકાસ માટે કોઈ નવા વિચારો બાકી રહ્યા નથી। ખડગેએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે આ બજેટ ભારતના આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય પડકારોનો ઉકેલ લાવવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ નીવડ્યું છે। તેમના મતે બજેટમાં ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના હિતોની સદંતર અવગણના કરવામાં આવી છે અને તેમાં સામાન્ય માનવી માટે કંઈ જ આશાસ્પદ નથી। દેશમાં વધી રહેલી આર્થિક અસમાનતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે ગંભીર આરોપ લગાવ્યો હતો કે વર્તમાનમાં ભારતની અસમાનતા બ્રિટિશ શાસન, બ્રિટિશ રાજના સ્તરને પણ વટાવી ગઈ છે। તેમણે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી કે નાણામંત્રીના ભાષણમાં આટલી ગંભીર સમસ્યાનો ક્યાંય ઉલ્લેખ સુદ્ધા કરવામાં આવ્યો નથી। ખડગેએ દલીલ કરી હતી કે સરકાર માત્ર આંકડાકીય માયાવી જાળ રચી રહી છે, જ્યારે વાસ્તવિકતામાં દેશના અમીર વધુ અમીર ને ગરીબ વધુ લાચાર બની રહ્યા છે। રોજગારી ને મોંઘવારી જેવા સળગતા પ્રશ્નો પર બજેટ મૌન હોવાનું પણ તેમણે ઉમેર્યું હતું। બજેટને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જણાવ્યું હતું કે આ દસ્તાવેજ જનતાના હિતમાં નથી અને તે માત્ર પસંદગીના ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો પહોંચાડવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। તેમણે આ બજેટને દેશના લોકતાંત્રિક માળખા અને સામાન્ય જનતાની અપેક્ષાઓ પર એક ફટકો ગણાવ્યો હતો। વિપક્ષી નેતાએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે કોંગ્રેસ પક્ષ સંસદની અંદર અને બહાર આ ગરીબ વિરોધી બજેટનો વિરોધ કરશે। આ પ્રતિક્રિયા સાથે જ આગામી દિવસોમાં બજેટ સત્ર દરમિયાન શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે રાજકીય ઘર્ષણ વધુ તેજ થવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે। मनरेगा की जगह आए नए कानून के लिए बजट आवंटन पर एक शब्द तक उन्होंने नहीं किया। यानी जो मनरेगा का है, जो योजना, उसके खिलाफ वो लोग हैं, लेकिन हम उसको रिटेन करने के लिए लड़ रहे हैं। उसके बारे में भी उन्होंने खुलासा नहीं किया। कितना पैसा रखना है, कितना खर्च करना है, और खासकर हम ये नहीं भी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना माइंड बना लिया है कि मनरेगा को ख़त्म करने का। ये एक थकी हुई, रिटायर हो चुकी सरकार का बजट है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है और 250 पैसा खर्च नहीं हो रहे। तो इनकी मंशा यही दिखती है, जो हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। आप ही बताइए, इतने 1000 करोड़ रुपए जब खर्च नहीं हुए तो इसका यही अर्थ होता है कि वो एक अपने लोगों को कहकर लोगों के भलाई के लिए कदम नहीं उठाना चाहते। इसलिए इस बजट को मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये लोगों के हित में नहीं है और लोगों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। और आप तो देखें, इनका बजट आते ही सेंसेक्स कितना गिरा, हाँ, नियरली 2000 पॉइंट्स। तो इसका मतलब यह है कि इनको कोई चाह रहा नहीं, हर क्षेत्र में वे विफल हो गए। इसीलिए इस बजट, ये तो बजट गरीबों के हित में नहीं है और युवाओं के हित में नहीं है। इन्फ्लेशन कैसा कंट्रोल करना ये नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं है। ये सारी चीज़ें उनमें उन्होंने अपने बजट में नहीं रखा। इसीलिए ये सिर्फ रिपीटेशन है, रिसाइकलिंग है। वो जो पहले बोलते आ रहे हैं वही बोलते आ रहे हैं, लेकिन और जो नया दिशा देना था वो नहीं दिए। इसीलिए मैं इस बजट को कहूँगा कि ये सिर्फ पुराने जो उनके वादे थे उसको भी उन्होंने इसमें नकार दिया। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल
होके बैठा है। और खास करके ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिखाया। आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे का जो ये दिखाता है कि व्यापार में अनिश्चितता भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती बताता है, लेकिन बजट मुश्किल से इस समस्या को स्वीकार करता है। इसी तरह रुपए का गिरते हुए मूल्य के निपटने की भी कोई योजना उनके पास नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल संकट ठहरी हुई वेतन, कमजोर उपभोक्ता मांग और निजी निवेश में सुस्ती, लेकिन बजट में उपभोक्ता मांग के फिर से गति देने का कोई विचार नहीं दिखता। घरेलू बचत में कमी और व्यक्तिगत कर्ज के बढ़ते बोझ पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। युवा शक्ति की तमाम पैकेजिंग के बावजूद शिक्षित युवाओं में फैली व्यापक बेरोजगारी के संकट का कोई समाधान नहीं है। वित्त आयोग का सिफारिश का अभी और अध्ययन करना होगा, लेकिन वे गंभीर वित्तीय दबाव में चल रही राज्य सरकारों को कोई राहत देती नहीं दिख रही है। असमानता ब्रिटिश राज के दौर के स्तर को पार कर गई है, इनइक्वालिटी, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। न ही SC, ST, OBC, अदर पिछड़े हुए लोगों के लिए, इकोनॉमिक EWS के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इसमें कुछ सहायता का प्रावधान उन्होंने नहीं बनाया।